नमस्कार साथियों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बाल विकास और शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह लेकर के आया हूं, जो सीधा 7 से 8 नंबर आपको फ्री में दिलाने की कोशिश करेंगे। जी हां, अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते हैं 50 प्रश्नों का संग्रह क्या है। वो 50 प्रश्न कौन से हैं जो हमें 7 से 8 नंबर दिलाने में मदद करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 हेमोफीलिया से, ऑप्शन 2 हाइपरटेंशन से, ऑप्शन 3 फाइब्रोसिस से और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा कि जो आनुवांशिक रोगी है वह हिमोफीलिया से संबंधित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि खाली स्थान होती है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन 1 120 IQ, ऑप्शन 2 125 IQ, ऑप्शन 3 130 IQ और ऑप्शन 4 140 IQ। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा कि जो प्रतिभावान बालक होता है उस प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि 140 IQ की होती है। कितनी होती है? 140 IQ की होती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है? किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है? ऑप्शन 1 उपहार, ऑप्शन 2 मातृखेल, ऑप्शन 3 गीत और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो उपहार भी एक शिक्षण सामग्री है, मातृखेल का भी प्रयोग किया जाता है, गीत का भी इसमें प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कि उपहार, मातृखेल और गीत ये सभी किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्रियां हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन 1 प्रक्रिया, ऑप्शन 2 लक्ष्य निर्देशित, ऑप्शन 3 सृजन और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी हैं? तो प्रक्रिया भी सृजनात्मकता का ही एक हिस्सा है, उसकी विशेषता है। लक्ष्य निर्देशित ये भी सृजनात्मकता की एक विशेषता है। सृजन भी सृजनात्मकता की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा कि सृजनात्मकता की विशेषताएं ये सभी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा सही होगा। पांचवा प्रश्न फटाफट से जल्दी देखते हैं, अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आने लायक है। अधिगम निरोग्य बालक की, ऑप्शन 2 पिछड़े बालक की, ऑप्शन 3 प्रतिभावान बालक की और ऑप्शन 4 बाल अपराधी बालक की। तो अतिक्रियाशीलता और अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो जो बालक अधिगम निरोग्य बालक की श्रेणी में आता है उसकी विशेषताएं हैं अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठवें नंबर के प्रश्न की तरफ। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन 1 कोहलर ने, ऑप्शन 2 लेविन ने, ऑप्शन 3 हरलोक ने और ऑप्शन 4 स्किनर ने। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो सूझ का सिद्धांत दिया था आपके कोहलर ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। सातवां प्रश्न देखते हैं,
नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? ये प्रश्न कल आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 प्रोटीन, ऑप्शन 3 विटामिन के और ऑप्शन 4 ऊर्जा। नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। 8वां प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं? अच्छा प्रश्न है। भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 अनुकरण, ऑप्शन 2 खेल, ऑप्शन 3 कहानी सुनना या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं? तो अनुकरण भी भाषा सीखने का एक साधन है, खेल भी भाषा सीखने का एक साधन है, कहानी सुनना भी भाषा सीखने का एक साधन है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी भाषा सीखने के साधन हैं। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? जिस बालक में असामान्य गुण पाए जाते हैं वैसा बालक क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 विशिष्ट बालक कहलाता है, ऑप्शन 2 असामान्य बालक कहलाता है, ऑप्शन 3 सामान्य बालक कहलाता है या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस बालक में असामान्य गुण पाए जाते हैं वह ऐसा असामान्य गुण वाला बालक विशिष्ट बालक कहलाता है। जी हाँ, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। गलती से आप असामान्य बालक मत लगा देना, नहीं तो आप सोचें कि असामान्य गुण वाला बालक है तो असामान्य बालक कहलाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, उसे विशिष्ट बालक कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को खाली स्थान कहते हैं। तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में चेंज होता है, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 सीखना, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक, ऑप्शन 3 सृजनात्मक और ऑप्शन 4 मानसिक। तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को सीखना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने लायक प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन 1 माता पिता व्यवहार, ऑप्शन 2 असुरक्षा, ऑप्शन 3 अनुशासन और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? तो माता पिता व्यवहार भी सामाजिकरण में बाधक तत्व है, असुरक्षा भी बाधक है, अनुशासन भी बाधक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सामाजिकरण में बाधक तत्व हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं, विकास किससे प्रभावित होता है? विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन 1 अभिभावक से, ऑप्शन 2 समाज से, ऑप्शन 3 वंशानुक्रम से और ऑप्शन 4 वंशानुक्रम और वातावरण से। बोलिए, विकास किससे प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा कि जो विकास है वह वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। 13वां प्रश्न देखते हैं, बीजावस्था किससे संबंधित है? बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन 1 डिंब अवस्था से, ऑप्शन 2 पिंड अवस्था से, ऑप्शन 3 गर्भस्थ शिशु अवस्था से और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? डिंब अवस्था से, पिंड अवस्था से, गर्भस्थ शिशु अवस्था से या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि जो बीजावस्था है वह डिंब अवस्था से संबंधित होती है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं
14 नंबर के प्रश्न की तरफ। कौन से प्रश्न की तरफ? 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन 1 जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन 2 ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ऑप्शन 3 बाल शक्ति योजना और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बालक को शक्ति मिलेगी तो कुपोषण वैसे ही नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, बाल शक्ति योजना। कुपोषण पर नियंत्रण बाल शक्ति योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने लायक है। ऑप्शन 1 जीन पियाजे के द्वारा, ऑप्शन 2 फ्रायड के द्वारा, ऑप्शन 3 कोहलर वर्ग के द्वारा और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो जरूर लिखें। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन से पैरों के कौशल हैं? इनमें से कौन ऐसे कौशल हैं जो पैरों के माध्यम से किए जाते हैं या पैरों की कुशलता पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन 1 दौड़ना, यह एक पैरों से संबंधित कौशल है। ऑप्शन 2 सीढ़ी चढ़ना, ये भी पैरों से संबंधित कौशल है। ऑप्शन 3 कूदना, ये भी पैरों से संबंधित कौशल है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि पैरों से संबंधित कौशल उपरोक्त सभी हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन 1 प्रेरणा, ऑप्शन 2 पुरस्कार, ऑप्शन 3 प्रशंसा और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन हैं? तो प्रेरणा भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, पुरस्कार भी प्रभावित करता है, प्रशंसा भी प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं, अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है? अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है? आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन 1 चिन्ह, ऑप्शन 2 ब्रेल लिपि, ऑप्शन 3 स्पर्श विधि या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु सबसे विशिष्ट तरीका होता है ब्रेल लिपि। 20वां प्रश्न देखते हैं, समस्या बालक है। समस्या बालक कौन है? ऑप्शन 1 चोरी करने वाला, ऑप्शन 2 झूठ बोलने वाला, ऑप्शन 3 माता पिता का कहना न मानने वाला और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो समस्या बालक कौन है? चोरी करने वाला भी है, झूठ बोलने वाला भी है, माता पिता का कहना न मानने वाला भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी समस्या बालक हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हो सकता है किसी एकाध की शिफ्ट में ये प्रश्न आ जाए या एक से भी अनेक शिफ्टों में आने की संभावना है। पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन 1 मदर टेरेसा, ऑप्शन 2 मैकमिलन बहन, ऑप्शन 3 गांधी जी या ऑप्शन 4 वंडूरा। पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। तो पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि मैकमिलन बहन
पूर्वशालीय शिक्षा के जन्मदाता हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं कि नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या है। नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 नया, ऑप्शन 2 बच्चा, ऑप्शन 3 सुंदर और ऑप्शन 4 चेहरा। तो हमसे नवजात का शाब्दिक अर्थ पूछा है, तो नवजात का शाब्दिक अर्थ होता है नया। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल खाली स्थान बालकों के लिए हैं। विशेष शिक्षाविद तथा विशेष स्कूल किस प्रकार के बालकों के लिए हैं। तो ऑप्शन 1 सामान्य बालक के लिए, ऑप्शन 2 विशिष्ट बालकों के लिए, ऑप्शन 3 स्कूल बालक के लिए और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशेष शिक्षाविद तथा विशेष स्कूल किन बालकों के लिए है। तो विशिष्ट बालकों के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। विशिष्ट बालकों से संबंधित प्रश्न था, लेकिन प्रश्न का स्तर सामान्य था। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व संबंधित होता है। व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है। ऑप्शन 1 शारीरिक से, ऑप्शन 2 क्रियात्मक, ऑप्शन 3 परसोना से और ऑप्शन 4 संवेग से। तो व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि व्यक्तित्व संबंधित होता है परसोना से। किससे संबंधित होता है। परसोना से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ होता है। ऑप्शन 1 छठवें सप्ताह में, ऑप्शन 2 8वें सप्ताह में, ऑप्शन 3 10वें सप्ताह में और ऑप्शन 4 12वें सप्ताह में। गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ होता है। तो गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण छठवें सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। सॉरी, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए। ऑप्शन 1 सामान्य बालक को, ऑप्शन 2 पिछड़े बालक को, ऑप्शन 3 मंद बुद्धि बालक को और ऑप्शन 4 प्रखर बुद्धि बालक को। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि पिछड़े बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। बच्चा स्वयं अपने हाथों से खा रहा है, स्वयं ही अपने कपड़े पहन रहा है, तो ये किस प्रकार का कौशल है। ये कौशल किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 पैर के कौशल, ऑप्शन 2 हस्त कौशल, ऑप्शन 3 अन्य कौशल और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो स्वयं खाना खाना अपने हाथों से ही खाएगा, स्वयं कपड़े पहनेगा अपने हाथों से ही पहनेगा। तो ये स्वयं खाना और स्वयं कपड़े पहनना एक हस्त कौशल है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ये 2 बार टाइप हो गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा कैसे सीखता है। ऑप्शन 1 अनुकरण के माध्यम से, ऑप्शन 2 सूझ के माध्यम से, ऑप्शन 3 संबंध प्रत्यावर्तन के माध्यम से और ऑप्शन 4 प्रेरक के माध्यम से। फटाफट से बोलिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा कैसे सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा है वह सूझ के माध्यम से सीखता है। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं। बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है। बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन 1 बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करना, ऑप्शन 2 बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। तो बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करना ये भी बाल विकास का विषय क्षेत्र है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना ये भी बाल विकास का क्षेत्र है।
बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, ये भी बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है, इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसवें प्रश्न की तरफ। घरेलू अधिगम में माता पिता, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं, वे बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? घरेलू अधिगम में जब माता पिता बच्चों के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो वे बच्चे कैसे सीखते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, बात करने के माध्यम से, विचार करने के लिए, चित्र रंगना और चित्र मिलाना। तो जब घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतरक्रिया करते हैं तो वे बात करने के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता के बारे में कौन सी भ्रामक धारणा है? ऑप्शन 1, आनुवांशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। क्या भ्रामक धारणा पूछ रहे हैं? कौन सी भ्रामक धारणा है? तो आनुवांशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल एक भ्रामक धारणा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। किसी प्रबल आनुवांशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का प्रयास निष्फल होता है, तो ये भी एक आनुवांशिक भ्रामक धारणा है। यदि कोई गुण आनुवांशिक है तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे, ये भी एक आनुवांशिकता से संबंधित भ्रामक धारणा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी आनुवांशिकता के संबंध में भ्रामक धारणाएं हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, मनुष्य के निम्न में से कौन से लक्षण आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होते हैं? मनुष्य के निम्न में से कौन से लक्षण आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होते हैं? ऑप्शन 1 ऊंचाई, ऑप्शन 2 त्वचा का रंग, ऑप्शन 3 व्यक्तित्व और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो मनुष्य के निम्न में से कौन से लक्षण आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ऊंचाई, त्वचा का रंग और व्यक्तित्व, ये सभी आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण क्या है? ऑप्शन 1 मानसिक मंदन, ऑप्शन 2 ADHD, ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया और ऑप्शन 4 ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। बोलिए कौन सा एक विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण है? कौन है विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि जो डिसलेक्सिया अधिगम विकार है वह अधिगम निषक्तता का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है। भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप क्या है? भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप ऑप्शन 1 साइकोसिस, ऑप्शन 2 ऑटिज्म, ऑप्शन 3 सिजोफ्रेनिया और ऑप्शन 4 न्यूरोसिस। भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप क्या है? ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सही, न्यूरोसिस। भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है साइकोसिस। भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है साइकोसिस। माफी चाहता हूं, पहला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न देखते हैं। घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है। घरेलू अधिगम का क्या है उद्देश्य? ऑप्शन 1 0 से 3 साल के बच्चों की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार, ऑप्शन 2 20 से 22 वर्ष के आयु के लोगों के समग्र विकास में सुधार, ऑप्शन 3 वयोवृद्ध अवस्था के समग्र विकास में सुधार, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बहुत ही सरल प्रश्न है।
देखिए, जो ऊपर हमने प्रश्न क्या था हमारा, घरेलू अधिगम, तो ये चूंकि आपके बाल विकास से ही संबंधित प्रश्न है और बच्चा ही अभी अधिगम की स्टेज में है, तो 20 से 22 साल वाले लोगों का कोई मतलब नहीं है, वयोवृद्ध अवस्था के लोगों का कोई मतलब नहीं है। जब आपके दो गलत हो गए तो उपरोक्त सभी तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है कि जो बच्चे अभी जिनका जन्म हुआ है, ऐसे 0 से लेकर के 3 साल के बच्चों की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखते हैं, मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर होता है। मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर कितना होता है? ऑप्शन 1 80, ऑप्शन 2 90, ऑप्शन 3 65 या ऑप्शन 4 70। मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर होता है 70। कितना होता है? 70 होता है। आगे बढ़ते हैं, विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बनने की संभावना पूरी पूरी है। विकास को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन 1 जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्यों में वृद्धि। बिल्कुल सही बात है, विकास में यही होता है, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक मनुष्य की वृद्धि होती है। ऑप्शन 2 जीवन चक्र के दौरान अधिक ज्ञानवर्धन और दैहिक कुशलता। बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया विकास कहलाती है। और ऑप्शन 4 एक प्रक्रिया जिसमें मानसिक और दैहिक परिवर्तन आयु के साथ त्वरित होते हैं। चूंकि हमें लग रहा था कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन वास्तव में ऑप्शन नंबर 3 आपका सबसे सही है और परफेक्ट उत्तर है। आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं, चूंकि यदि उपरोक्त सभी का उत्तर होता तो हम उपरोक्त सभी लगाते। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। प्रथम दांत दिखने की औसत आयु क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। प्रथम दांत दिखने की औसत आयु है ऑप्शन 1 3 महीने, ऑप्शन 2 7 महीने, ऑप्शन 3 12 महीने या ऑप्शन 4 18 महीने। तो पहला दांत दिखने की औसत होती है, औसत आयु होती है 7 महीना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 7 महीना। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर का प्रश्न। घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाते हैं, वे सीखते हैं। घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाते हैं, वे कैसे सीखते हैं? पढ़ने के लिए, विचार करने के लिए, लिखने के लिए सीखते हैं या फिर अनुकरण करने के लिए सीखते हैं? तो घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाते हैं, तो वे सीखते हैं पढ़ने के लिए। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है और ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रश्न आते हैं। घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं। जब घर में वार्तालाप बढ़ता है तो बच्चे क्या सीखते हैं? ऑप्शन 1 आरक्षण, ऑप्शन 2 भाषा की कुशलता विकसित करना, ऑप्शन 3 बाहर जाना या ऑप्शन 4 अधिक खोजबीन करना। घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे क्या सीखते हैं? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, भाषा की कुशलता विकसित करना सीखते हैं बच्चे। 41वां प्रश्न। सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्न में से किसका संकेत माना जा सकता है? सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्न में से किसका संकेत माना जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 1 शैशवी स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म, शैशवी स्मृति लोप यानी कि एमनेसिया, प्रमस्तिष्क घात यानी कि सेरेब्रल पॉलिसी और ऑप्शन 4 रेट का सिंड्रोम। तो क्या कहते हैं किसका संकेत माना जाता है?
सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना शैशवी स्वलीनता का संकेत माना जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के हेतु आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है? 3 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है? ऑप्शन 1 सर्व शिक्षा अभियान के अधीन, ऑप्शन 2 राजीव गांधी शिक्षा योजना के अधीन, ऑप्शन 3 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अधीन और ऑप्शन 4 सर्व विद्या शिशु विद्या योजना के अधीन। तो भैया हमने तो सब जगह सर्व शिक्षा अभियान लगा हुआ देखा है, लेकिन यह वास्तव में तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के अधीन 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना संचालित है। 43वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस बार पूछे जाने की प्रबल संभावना, मैं तो 5 स्टार लगा के दे रहा हूं। कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है? कौन सा? ऑप्शन 1 S.31 बाल अधिनियम 1989, S.47 बाल अधिनियम 1989, S.17 बाल अधिनियम 1989 और S.11 बाल अधिनियम 2004। बोलिए कौन सा है वह? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। S.47 बाल अधिनियम 1989। जी हाँ, S.47 बाल अधिनियम 1989 बाल दुर्व्यवहार के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। घरेलू आगंतुक होने चाहिए। घरेलू आगंतुक कैसे होने चाहिए? ऑप्शन 1 अच्छे द्विभाषी, ऑप्शन 2 अच्छे सुलेखक, ऑप्शन 3 स्पष्ट वक्ता या फिर स्पष्ट अभिव्यक्ति वाले। तो घरेलू आगंतुक कैसे होने चाहिए? तो घरेलू आगंतुक अच्छे द्विभाषी होने चाहिए। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू अधिगत के दौरान बच्चे निम्न के विकास के प्रयोग करते हैं। किसके विकास के प्रयोग करते हैं? ऑप्शन 1 कल्पना, ऑप्शन 2 रंग, ऑप्शन 3 वृद्धि और ऑप्शन 4 आरक्षण। तो कल्पना के विकास के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केयर किस आयु वर्ग के बच्चों हेतु स्कूल में आहार कार्यक्रम संचालित करता है? किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है? कौन? केयर। कौन? केयर किस आयु वर्ग के बच्चों के हेतु स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है? ऑप्शन 1 6 से 16, ऑप्शन 2 3 से 6, ऑप्शन 3 6 से 11 और ऑप्शन 4 10 से 12। बोलिए फटाफट कौन से आयु वर्ग के बच्चों के लिए कार्यक्रम संचालित करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कार्यक्रम संचालित करता है। 47वां प्रश्न देखते हैं। प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम है। बहुत अच्छा प्रश्न। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या होता है? ऑप्शन 1 ग्रीवा का फैलना, उत्तमांग यानी क्राउनिंग, प्रसव और नाल बाहर निकालना। ऑप्शन 2 एमनियोटिक थैली का फटना, नाल का बाहर निकलना, क्राउनिंग और प्रसव। ऑप्शन 3 क्राउनिंग, एमनियोटिक थैली का फटना, ग्रीवा का फैलना और प्रसव और ऑप्शन 4 ग्रीवा का फैलना, भग छेदन, एपिजियोटोमी, क्राउनिंग और प्रसव।
तो प्रसव की कौन सी अवस्थाएं सही हैं? प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि ग्रीवा का फैलना होगा, उत्तमांग या क्राउनिंग होगी, प्रसव होगा और फिर प्रसव नाल का बाहर निकलना होगा, तो फिर नाल बाहर निकलना होगा। तो ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। 48वां प्रश्न देखते हैं। साइकोसिस होता है, साइकोसिस होता है, कैसा होता है? ऑप्शन 1 गंभीर विकार, ऑप्शन 2 मामूली विकार, ऑप्शन 3 अनुकूलित विकार या ऑप्शन 4 मध्यम विकार। तो साइकोसिस एक मामूली विकार होता है, ठीक है ना। आपका मामूली विकार सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। साइकोसिस एक मामूली विकार होता है। आगे बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की तरफ। नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है? नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन 1 जन्म की प्रक्रिया से, ऑप्शन 2 प्रसव पूर्व वातावरण से, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों और आंख, त्वचा और बालों का रंग। बोलिए फटाफट से, नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है? तो जन्म की प्रक्रिया से भी शिशुओं की दशा प्रभावित होती है और नवजात शिशुओं की दशा प्रसव पूर्व वातावरण से भी प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं 50वें नंबर के प्रश्न की तरफ और अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है हमें। ऑप्शन 1 कुछ माताएं नवजात शिशुओं को बोतल से दूध पिलाती हैं क्योंकि वे घर के बाहर कार्य करती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन 2 पहला तो सही है। दूसरा, स्तनपान कराने वाली माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं, ये ठीक नहीं है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ऑप्शन नंबर 3 बोतल से दूध पिलाने से पिता शिशु अंतर क्रियाओं हेतु अधिक अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही। और ऑप्शन 4 स्तनपान करने वाले शिशुओं में पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमें गलत कथन को पहचानना था, तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा कथन तो सही है। गलत कथन क्या है कि स्तनपान कराने वाली माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं, ये कोई नियम नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा कथन गलत हो जाएगा। इस प्रकार अभी हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50 बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा, जो आपको नंबर दिलाने में कारगर साबित होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।